हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम लोगों ने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे मेजर सेक्शंस को कवर कर लिया है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसमें। तो अब हम लोग इस सेक्शन में ये सीखने वाले हैं कि भाई ग्राफिकली किस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें सीखने वाली होती है, क्या क्या हमें कंसिडर करना चाहिए, ग्राफ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक ग्राफ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या क्या ग्राफ की शेप्स होती है और उनकी मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब एम एक्स प्लस सी में y x ये सब क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में y की पावर भी 1 होगी, x की पावर भी 1 होगी, और कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ। इसमें m ग्राफ का स्लोप होगा, m जो है वो ग्राफ का स्लोप होगा। स्लोप का क्या मतलब होता है, तो देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। तो इस थीटा का अगर हम टेंजेंट लेंगे, टेन थीटा करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी ना वो m होता है। उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, मतलब एंगल का टेन थीटा ये m होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज़ नोन एज स्लोप। और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस। ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे y एक्सिस को लाइन ने कट किया है, ये c है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मुझे y इक्वल टू 2x माइनस 3 इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका मतलब हो गया इसका स्लोप तो है 2, मतलब इसका जो एंगल होगा y एक्सिस से टेन थीटा उसके लिए 2 होगा, और इसका y इंटरसेप्ट c की वैल्यू है -3। विद साइन ये कंसिडर करना है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा आपके लिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो y एक्सिस पे -3 और स्लोप 2। ये देखो, अब इसमें क्या है, ये वाली चीज़ 3 लेंथ के बराबर होगी, और ये एंगल थीटा ऐसा होगा कि जिसके लिए टेन थीटा 2 हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हर स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम हमेशा इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि लेफ़्ट साइड में y लिख लिया, राइट साइड में बाकी सब। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और चीज़ लूँ, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस 5 लिखूँगा, फिर y को लिखूँगा मैं -2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। तो यहाँ से अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये जो स्लोप है, दिस स्लोप इज -2/3, मतलब टेन थीटा इसके लिए -2/3 होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी टेंथ की नॉलेज काम आएगी। अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो एंगल टेन थीटा है ना, वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये वाला या तो ये क्वाड्रेंट हो सकता है सेकेंड, या फिर ये वाला क्वाड्रेंट हो सकता है फोर्थ, क्योंकि इन दोनों में ही टेन थीटा नेगेटिव होगा। बाकी ऑल में पॉजिटिव, टेन थीटा में भी पॉजिटिव। मतलब हमारा एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में हो सकता है, या 270 से 360। ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री। तो एक बात यहाँ से ये पता चल गई कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन बनेगी ना, ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन बनेगी। दूसरा चीज़, इसका y इंटरसेप्ट c की वैल्यू 5/3 है। तो अब ऐसी कोई लाइन जो y एक्सेस को 5/3 पे कट करे और एंगल ऑब्ट्यूस हो, उसको हमें ड्रॉ करना है। तो देखो ऐसा बनेगा, ये एंगल मोर देन 90 हो गया,
टेन थीटा इसके लिए -2/3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस इसकी 5/3 हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम लोग लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। एक तरीका और हो सकता है लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने का, बहुत ही आसान तरीका है वो, एकदम बढ़िया ट्रिक कह सकते हैं। जैसे 2x + 3y = 5, एक तो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका क्या करेंगे, हम x को 0 डालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो आएगा 5/3। एक बार हम y को 0 डालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो आएगा 5/2। अब ये कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो x 0 y 5/3 यहाँ पर आ गया, 0, 5/3। और दूसरा हो गया यहाँ पर 5/2, 0। अब इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखो, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है। तो ये एक और सिंपल तरीका हो गया कि भाई लाइन को ड्रॉ करना है तो एक बार x को 0 डालो, y कोऑर्डिनेट निकालो, y को 0 डालो, x कोऑर्डिनेट निकालो, और उन दोनों को जोड़ दो। तो ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स बहुत सिंपल होते हैं। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ऑब्ट्यूस एंगल या एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, या फिर XY कोऑर्डिनेट्स डाल के हम निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ्स दो टाइप के होते हैं जनरली, दोनों टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। या तो ग्राफ होगा इस तरह से, है ना, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ओरिजिन को टच करे ना करे वो सब अलग बातें हैं। ये वाले जो ग्राफ होते हैं ना, इट इज़ y = x² या ax² + b टाइप के होंगे। मतलब यहाँ पर y की पावर 1 होगी और x की पावर यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। ये एक्सपोनेंट या पावर की बात की गई है यहाँ पर, एक्सपोनेंट्स या पावर। और दूसरे टाइप के ग्राफ होते हैं ये, इस वाले ग्राफ का नेचर होगा x = ay² + b। इसमें x की पावर 1 होगी और y की पावर यहाँ पे 2 होगी। ये एक्सपोनेंट्स इसके ये वाले होंगे। तो ऐसे ही दोनों ही ग्राफ्स पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं, और इन ग्राफ्स का नेचर ये ऊपर या नीचे दोनों साइड पे हो सकता है। जैसे इसी ग्राफ को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मान लो ऐसा कोई ग्राफ हो। अब इस ग्राफ में क्या कंडीशन है कि y = -ax² + b, ये वाला एक ग्राफ हो गया। अब इसमें उल्टा हो गया ना ये, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया। ऐसे ही इस वाले दूसरे ग्राफ को भी मैं रिवर्स कर देता हूँ। देखो, अगर ये वाला ग्राफ इस तरह से हो जाए तो इसको मैं बोलूँगा x = -ay² + b। मतलब असेंशियली तो यही है कि भाई एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2 हो। अब अगर माइनस आ जाए तो उल्टे हो जाएंगे, और प्लस रहे तो ऐसे होंगे। मतलब कुल मिला के 4 ग्राफ होते हैं और इन्हीं को हमें ड्रॉ करना होता है। इनके भी बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, ax² + bx + c भी हो सकता है। मतलब अगर हम कहें कि भाई एक ग्राफ है ax² + bx + c = y, और एक ग्राफ है ax² + c = y। दोनों में क्या डिफरेंस है ना। देखो, अब इसमें कंडीशन ये होगी कि भाई ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ना तो x एक्सिस पे होगा ना y एक्सिस पे होगा, ये ऐसा होगा। मतलब इसका जो मिनिमा वाला पोजीशन है वो इधर कहीं आएगा, और इस वाले ग्राफ में क्या है कि भाई इसका मिनिमा वाला पोजीशन जो है वो y एक्सिस पे ही आना चाहिए। अब ये कैसे पता चल रहा है, हाँ, तो ये कंडीशंस देखो धीरे धीरे मैथ्स के थ्रू तो हम सीख ही जाते हैं, बट अगर हमें ये याद रहे कि भाई अगर x की कोई टर्म है तो मतलब उसको शिफ्ट कर दो लेफ़्ट या राइट में कहीं पे भी, और x की टर्म नहीं है तो वो सिर्फ y एक्सिस पे ही होगा। अब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी आगे की हैं, तो हम लोग इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। बट अभी के लिए इतना कह सकते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन
मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा पोजीशन, ये इन मैक्सिमा मिनिमा पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अब मैक्सिमा मिनिमा पोजीशन क्या होगी यार, ये सब चीज़ें डिफरेंशिएशन से निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आया, तो x की वैल्यू आ गई -b/2a। अब ये चीज़ क्या बता रही है कि भाई ये जिस जगह मिनिमा आएगा ना वो -b/2a कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये -b/2a कोऑर्डिनेट पे ऐसा होगा। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, इट इज़ 2ax प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो इससे x कोऑर्डिनेट आ गया 0, मतलब इसका जो मिनिमा पोजीशन होगा वो x इक्वल टू 0 पे आएगा। तो भाई कहाँ मिनिमा आता है ये हमें डिफ्रेंशिएशन से पता चलता है, और जहाँ ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, वहाँ पर वो कभी x इक्वल टू 0 पे मिनिमा नहीं बनेगा, यहाँ पे हमेशा x इक्वल टू 0 पे मिनिमा बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे x इज इक्वल्स टू 3y² प्लस 4y माइनस 6, ये कोई ग्राफ है, मुझे ये ड्रॉ करना है। हाउ आई विल ड्रॉ इट, देखो पहली चीज़ तो y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ राइट साइड में खुला हुआ बनेगा, है ना। जैसे दो एक्सप्रेशंस को एक साथ कंपेयर करते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y² प्लस 4y, ये दो एक्सप्रेशंस हैं। अब इस वाले एक्सप्रेशन का ग्राफ रफली ऐसा कुछ होने वाला है, और इस वाले एक्सप्रेशन का ग्राफ रफली ऐसा कुछ होने वाला है ना। ये कैसे पता चला, y² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो लेफ़्ट राइट साइड में ओपनिंग होनी चाहिए, ये पता चल गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बनेगा 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, डिफ्रेंशिएशन किया, y की वैल्यू आई -2/3, और यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब मैं इनको अरेंज करना शुरू करता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू -2/3, मतलब नीचे की साइड, सॉरी, ये हो गया y इज इक्वल्स टू -2/3। अब इस जगह इसका मिनिमा वाली पोजीशन आनी चाहिए, मतलब ये ग्राफ इस तरह से कुछ होना चाहिए, राइट साइड में ओपनिंग होगी, ये तो हमें पता ही है, बस y इज इक्वल्स टू -2/3 मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, और अब ये कैसा जाएगा देखो, इस तरह से। ये यहाँ पर बस इतना पता करना होता है, ग्राफ बन जाता है, पैराबोला बन गया और स्ट्रेट लाइन बन गया। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं यार, कि अगर किसी भी एक की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, मतलब पैराबोला है। और पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बने हुए हैं। इन चारों में से कौन सा होगा ये हमें तुरंत पता चल जाएगा डिफ्रेंशिएशन और साइन से। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे काम की है, एक साइन ऑफ y² टर्म, y² की टर्म का साइन देखना है, और दूसरा हमें देखना है डिफ्रेंशिएशन। बस ये दो चीज़ें आएंगी और हमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है, देखो हमारे इन ग्राफ की हेल्प से एवरेज और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालना। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, तो हम यहाँ से एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को कैसे पता करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज से बताता हूँ कि भाई t इक्वल टू T1 पे हमारी पोजीशन है x1, ये हमारा ग्राफ है, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ दिख रहा है। ये T1 टाइम पे पोजीशन है x1, T2 टाइम पे इसकी पोजीशन है x2, है ना। T2 और T1 टाइम पे पोजीशन पता चल गई। तो बताओ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो x2 और x1 को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है।
और व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल इन विच इट इज़ कवरिंग दिस, ये है हमारा टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का जो रेशियो है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इन टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। और अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ इसको जोड़ने वाली a और b को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन जिसका हाइपोटेनियस है और ये बेस हो गया और ये ऑपोजिट साइड हो गया। और if I am taking average velocity then opposite side divided by base, this will give me tan theta of the chord। ये chord का tan theta हो गया। मतलब for average velocity I can write, नोट करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं, in position time graph average velocity is slope of chord joining two positions। दो पोजीशंस को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप हमें हमेशा एवरेज वेलोसिटी का डेटा देगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट लो, उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और उसका स्लोप निकाल दो। स्लोप मतलब उसका tan थीटा कैलकुलेट कर लो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सेम ग्राफ लेते हैं। ये इस टाइप से हमारा कुछ ग्राफ दे रखा था कर्वीलिनियर। अब मुझे इसमें किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो इंस्टेंट क्या है, इंस्टेंट है दो बहुत ही क्लोज पॉइंट्स को इंस्टेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इस पोजीशन को कह रहा हूँ कि ये टाइम t है तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन को मैं बोलूँगा t प्लस dt। बहुत ही पास वाले इंस्टेंट हो गए। तो इसी तरह यहाँ पर अगर ये वाली पोजीशन x है तो इसके बहुत ही क्लोज वाली पोजीशन को हम बोलेंगे इट इज़ x प्लस dx। और इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन इस इंस्टेंट की वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, देखो ऐसी, बिल्कुल कर्व को टच करने वाली लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब ये वाला, ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी it is x plus dx minus of x upon t plus dt minus of t। तो ये बन जाएगा dx by dt। और ये चीज़ अगर हम इस ग्राफ से देखें तो इट इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम पे अगर हम कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो ये उसका स्लोप है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन पे इसको टच करने वाली एक लाइन बना दूँगा, है ना। थोड़ा पास से बनाते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल टच करना चाहिए, है ना, कर्व को कट नहीं करना चाहिए। ये मैंने लाइन बनाई, ये इस तरह से। अब इस लाइन का यहाँ पे एंगल फाई बना, तो ये वाला पॉइंट अगर P पॉइंट है तो वेलोसिटी एट P पॉइंट इज इक्वल्स टू tan phi। ये इसका वेलोसिटी हो गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर दोनों चीज़ें एक ही कर्व में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो,
मेरे पास ये हो गया एक पोजीशन टाइम कर्व एक्स टी कर्व। अब मैंने कहा कि भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट को जोड़ दूँगा। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट को जोड़ा तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना थीटा, तो टेन थीटा इज़ वी एवरेज किस पॉइंट का, बिटवीन ए टू बी, फॉर ए टू बी, ए से बी का एवरेज है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो बी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पॉइंट का एंगल फाई बी, ए पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के एंगल फाई ए से रिलेटेड। मतलब मैं कहूँगा वी ए है 10 ऑफ फाई ए, वी बी है 10 ऑफ फाई बी। ये दो पॉइंट्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर मैं पूछूं कि बताओ वी ए बड़ा है या वी बी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बी पे एंगल बड़ा है ए से, और जहाँ एंगल बड़ा होता है वहाँ टेन थीटा भी बड़ा होता है। मतलब ये हो गया कि टेन फाई बी भी बड़ा होगा टेन फाई ए से। और अगर ये कंडीशन है तो मतलब वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज़ मोर देन वेलोसिटी एट ए पॉइंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा ग्राफ मिले, मान लो कि हमें इस टाइप से ग्राफ मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ का कंपैरिजन करना है, ए और बी। तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट बी पॉइंट, ये आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट ए पॉइंट, ये। अब देखेंगे कि भाई एंगल तो हम यहाँ से मेजर करते हैं ना, और ये दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, तो वेलोसिटीज ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी। मतलब वेलोसिटी एट ए इज़ नेगेटिव क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल टेन थीटा नेगेटिव होता है। वेलोसिटी एट बी इज़ ऑल्सो नेगेटिव, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड, डायरेक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, तो जब भी हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करना हो वी विल कंपेयर दीज एंगल्स। मैग्नीट्यूड के लिए हमें हमेशा ये एंगल्स करने चाहिए, बहुत आसानी से पता चल जाता है। जैसे अगर मैं ए पॉइंट के लिए बोलूँ फाई ए और बी पॉइंट के लिए बोलूँ फाई बी, तो मुझे दिख रहा है कि फाई ए बड़ा है फाई बी से, तो इसका मतलब वेलोसिटी बड़ी होगी ए पॉइंट पे एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी एट बी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के लिए है, और डायरेक्शन के लिए हम ऑब्ट्यूस एंगल देखते ही पहचान जाएंगे कि दे आर ऑफ नेगेटिव वेलोसिटीज़। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। हम इसके बारे में और डिटेल में कई सारे कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आज की ये चीज़ें हमेशा रिवाइज करते रहना, जिससे कि हमारे आगे वाले सेशन में आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब एक क्वेश्चन हमारी प्रीवियस थियोरी पे बेस्ड डिस्कस करते हैं। देखो, अ बैलून इज़ असेंडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पलर्स में ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो एक बैलून है जो ऊपर की साइड जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से। जब ये इतनी हाइट पे है, देखो यहाँ चलते चलते कुछ देर के बाद की पोजीशन बनाई जाए तो बलून ग्राउंड से ऊपर आते आते यहाँ पर भी चला गया, और इस टाइम पे इसकी ग्राउंड से हाइट 39.2 मीटर है। इस टाइम पे हमने यहाँ से एक फूड पैकेट रिलीज़ किया है ना, ये फूड पैकेट है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से एक चीज़ को रिलीज़ करते हैं, रेस्ट से रिलीज़ करते हैं या छोड़ देते हैं, रेस्ट से नहीं मतलब मूविंग बैलून में से छोड़ा, तो इसकी जो स्पीड होगी ना वो बैलून की स्पीड के बराबर होगी। मतलब इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। सिर्फ मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ कि स्पीड दो ऑब्जेक्ट्स की सेम रहती है जब हम किसी चीज़ को उसमें से रिलीज़ करते हैं।
तो मतलब फूड पैकेट की स्पीड मिल गई हमें। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद वॉट वेलोसिटी इट रीच द ग्राउंड। तो क्या होगा, देखो अब बलून को भूल जाओ, ये फूड पैकेट यहाँ से ऊपर जाएगा, घूम के फिर वापस नीचे ग्राउंड पे आएगा। तो फूड पैकेट की इनिशियल पोजीशन मिल गई हमें, फूड पैकेट की फाइनल पोजीशन हमें पता है, और हमें पता होगा कि यहाँ पर ये इस तरह से आके हिट करने वाला है। तो कंडीशन क्या है कि u तो है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। फूड पैकेट का डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू -39.2 मीटर। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बस ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब देखो टाइम पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा देते हैं, या फिर एक और बढ़िया तरीका बताऊँ मैं। देखो पहले हम लगाते हैं v² - u² इज़ 2as। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज़ 9.8 का स्क्वायर, इट इज़ 2 इंटू -9.8 इंटू -39.2। तो ये बन गया v² इज़ 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 39.2। दिस विल बी इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, है ना। 9.8 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 9.8 इंटू 4 39.2 होता है। तो ये बन गया 9.8 का स्क्वायर इंटू 9, ये v² है। तो फाइनल स्पीड v हो गई 9.8 इंटू 3, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल स्पीड हो गई जिससे ये फूड पैकेट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। और अब टाइम मैं इससे बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v है -29.4, डायरेक्शन का ध्यान रखना हमेशा प्लस माइनस का। इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की साइड 9.8 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन है -9.8 इंटू टाइम है t। तो ये हो गया -29.4 -9.8 डिवाइडेड बाय -9.8 इज टाइम t। तो इट इज़ माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ये 3 + 1 दैट इज़ 4 सेकेंड। t इज़ इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये दोबारा जाके ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, मतलब 29.4 की स्पीड से 4 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड पे लैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि भाई जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं उसकी स्पीड वही होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की हो, डायरेक्शन भी वही रहता है। अब जैसे ये है 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अ वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड दिस फ्रॉम ग्राउंड, बी वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड फ्रॉम हाइट दिस विद सेम स्पीड अलॉन्ग सेम, एट व्हाट पॉइंट द 2 balls विल कोलाइड। देखो इसको अगर मैं यहाँ एनालिटिकली शो करूँ तो हमारे पास 2 balls हो गई। ये अब देखो ये वाली बॉल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर से प्रोजेक्ट किया, ये वाली बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे से प्रोजेक्ट किया। दोनों के बीच में 40 मीटर का डिफरेंस है हाइट का, और 9.8 ग्रेविटी है। और हमसे पूछा है कि भाई ये एट व्हाट पॉइंट, किस पोजीशन पे ये कोलाइड करेंगी। तो देखो मान लो कि भाई ये यहाँ से चलती हुई यहाँ आ जाती है और उतनी ही देर में ये यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाती है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट s1 और इसका डिस्प्लेसमेंट s2, दोनों का सम पक्का क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 40, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट s1 है, ये डिस्प्लेसमेंट s2 है, तो इनका सम 40 होगा। तो s1 को हम लिखेंगे माइनस का 20t माइनस का 9.8 इंटू t² हाफ 80², है ना।
तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, और S2 इज 20t माइनस 9.8 इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर। भाई S2 में ये आ जाएगा S2। दोनों का t टाइम के बाद का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इट इज़ डाउनवर्ड्स, और दूसरा वाला अपवर्ड्स है, क्योंकि एक बॉल ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। अब मैं इनके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐड कर दूँ, मतलब S1 का मैग्नीट्यूड S2 के मैग्नीट्यूड से सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 40। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस, अब इसमें से मैग्नीट्यूड की बात की है ना, इसलिए नेगेटिव साइन हटा के ऐड करेंगे मैग्नीट्यूड। दिस मस्ट बी इक्वल टू 40। ये कैंसिल हो गया, तो 40t इज इक्वल्स टू 40, तो t आ गया 1 सेकेंड। मतलब ये पता चल गया हमें कि 1 सेकेंड के बाद दोनों बॉल्स टकराएंगी। तो 1 सेकेंड के बाद किसी भी एक बॉल की पोजीशन निकाल लो, जैसे S2 निकाल लेते हैं, तो S2 हो जाएगा 20 माइनस 4.9 विच इज़ 15.1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 15.1 मीटर हाइट पे इनका कोलिजन होगा। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस और 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। और अगर आपको कोई भी यहाँ तक चीज़ समझ में कम आई हो या दोबारा आप जानना चाहते हो उसके बारे में, आपको उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ जाननी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग। अपने दोस्तों को बताओ जिससे कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।